साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बिहार में शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र पदस्थापन नीति 2024 आई हुई है उसी बिंदुओं पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। खास करके इस वीडियो में हम लोग पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति से संबंधित बातें करेंगे। हालांकि जो नीति आई हुई है उसमें 3 प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण उसके बाद पदस्थापन की बातें कही गई है, जिसमें वेतनमान वाले शिक्षक होंगे। उसके बाद TRE 1 और TRE 2 वाले शिक्षक इसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर के जो विशिष्ट शिक्षक की राह में चल पड़े हैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, उनके लिए भी बातें कही गई है। और जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, हालांकि जो सक्षमता पास उत्तीर्ण है वह भी नियोजित शिक्षक है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जटिलता उत्पन्न हो रही है, उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, उसके बाद TRE 1 और TRE 2 जो BPSC के तहत बहाल हुए थे, उसके बाद जो सक्षमता नहीं दिए हुए हैं उसके लिए रिलीफ दिया गया है अभी फ़िलहाल। तो जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनके लिए कहा गया है कि आप यदि अपने आप में आश्वस्त हैं, अपने आप में चाह रहे हैं कि हम स्थानांतरण चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में जिस विद्यालय में पदस्थापित है बने रह सकते हैं। उनके लिए सुगम बनाया गया है। उसी प्रकार से BPSC के द्वारा जो TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक हैं उनके लिए भी यही कंडीशन लगाया गया है कि वे चाहें तो स्थानांतरण नीति का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा जिस विद्यालय में है वे बने रह सकते हैं। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक है सक्षमता नहीं दिए हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वे जिस विद्यालय में है वहीं बने रहेंगे। सिर्फ उन्हें जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा वह उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने की राह में हैं, उनके लिए कंडीशन लगाया गया है कि वे अनुमंडल का चयन निश्चित रूप से करेंगे, और यदि वे चयन नहीं करते हैं तो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के तहत उसे कहीं भी पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो अनिवार्य रूप से सक्षमता पास शिक्षकों को प्रतिबंधित किया गया है, उसके लिए कंडीशन लगा दिया गया है। तो यहाँ पे मिला जुला करके देखा जाए तो जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उन्हें ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्य रूप से आप इस बात से भली भांति अवगत हो चुके होंगे, उस नीति का अध्ययन बारीकी रूप से किए होंगे, लेकिन फिर से हम उस नीति का पुनरावृत्ति यहाँ पे करेंगे और काफ़ी स्पष्टता के साथ इसको यहाँ पे हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट उसमें रखा गया है कि जिस अनुमंडल में आपका अस्थायी निवास है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग फिर से पीछे आते हैं, उसके बाद पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसमें शर्त रखा गया है कि आपका जो अनुमंडल है वह 3 अनुमंडल का चयन करना होगा। तो कौन कौन सा अनुमंडल का चयन करना होगा उसके बाद हम लोग स्पष्ट करते हैं। 3 अनुमंडल अनिवार्य रूप से आपको चयन करना होगा। उसके बाद 3 के बाद जो रेस्ट अनुमंडल बचता है वह अनुमंडल आप चयन करेंगे, लेकिन जो चयन होगा जब 3 अनुमंडल में कोई वैकेंट सीट नहीं होगा आपके लिए, तो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जो लॉटरी की प्रक्रिया होती है उसके तहत आपको कहीं पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब चलिए शर्त की बातें करें। शर्त में रखा गया है कि आप जिस अनुमंडल में रह रहे हैं का अर्थ हो गया कि आपका जो अनुमंडल अस्थायी निवास है, जिस अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं, आपका घर है, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वह अनुमंडल आवेदन के लिए विकल्प नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस अनुमंडल में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा कि आपका अस्थायी निवास जहाँ पर है उस अनुमंडल में आप आवेदन करने से बाध्य हैं, यानी वहाँ पे आपको आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आप जिस स्कूल में अभी पोस्टेड हैं, आपकी पोस्टिंग है जिस अनुमंडल में, आपका विद्यालय जिस अनुमंडल में है वह भी आवेदन का विकल्प नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है कि यदि आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी नौकरी में नहीं है,
जॉब में नहीं है तो उनके यानी कि जो वे जो पत्नी हुई उनके ससुराल का अनुमंडल भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट इस प्रकार से है कि आप विवाहित हैं, उसके बाद पत्नी भी जॉब में है, चाहे वह शिक्षक हो या अन्य कोई जॉब में भी हो, तो पत्नी के पोस्टिंग वाले अनुमंडल का भी विकल्प आपके लिए नहीं होगा। यानी कि पत्नी जहाँ पे पोस्टेड हैं, चाहे शिक्षक हो या अन्य जॉब में हो, तो उस अनुमंडल का भी विकल्प आपके लिए नहीं होगा। इसको स्पष्ट करें सारांश में, संक्षिप्त रूप में, कि स्वयं का गृह अनुमंडल, पहला पॉइंट था कि स्वयं का गृह अनुमंडल ऑप्शन नहीं देना है आपको। दूसरा पॉइंट है स्वयं की पोस्टिंग वाला विद्यालय, यानी कि स्वयं की पोस्टिंग वाला अनुमंडल जहाँ पे आपका विद्यालय है, जिस अनुमंडल में आप पोस्टेड हैं वह भी विकल्प नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है ससुराल अर्थात पत्नी का गृह अनुमंडल, वह भी आपके लिए विकल्प नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है पत्नी की पोस्टिंग वाला अनुमंडल, यानी कि पत्नी जॉब में है तो पत्नी की पोस्टिंग वाला अनुमंडल भी आपके विकल्प में नहीं होगा। तो यह इस प्रकार से बातें चल रही है, इस प्रकार से कही गई है, नीति में भी उसकी स्पष्टता की गई है। तो ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से किन्हीं शिक्षकों को इसका बेनिफिट मिलेगा, किन्हीं शिक्षकों को दूर दराज जाना पड़ेगा, जो घर से विद्यालय की दूरी बहुत कम रखे हुए हैं, काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं, और जिनके घर से विद्यालय की दूरी काफ़ी दूर है, तो वे निश्चित रूप से अपने अनुमंडल को छोड़ेंगे, गृह अनुमंडल को। उसके बाद जो इर्द गिर्द का होगा वहाँ पे वो फॉर्म भरने के लिए हकदार होंगे। लेकिन यदि वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में पुनः आप दूर ही चले जाएंगे। अब इस बातों पे अनेक प्रकार के विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार, यानी कि बिहार में जो संघ है उनके द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही है कि यह शिक्षकों के लिए नाइंसाफ़ी की काम की जा रही है। निश्चित रूप से जो स्थानांतरण की बातें होनी चाहिए वह शिक्षकों के, उपयुक्त शिक्षकों के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन विभाग की ओर से इस प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी भी मिल रही है। आप समाचार पत्र को पढ़े होंगे, पिछले दिन का भी और आज की तिथि का भी, तो उसमें एक अनुमंडल वाले ज़िले को विभाजित करने की भी बातें चल रही है। मंत्री के द्वारा इस बातों को कहा जा रहा है कि जिस जिला में एक अनुमंडल है वहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में 2 से 5, अधिकतम 5 तक, यानी कि जैसा उपयुक्त होगा उनको, उसको डिवाइड किया जाएगा और उसको अलग अलग शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे पुनः विकल्प खुलने लगेगा, उसके बाद आप वहाँ भरेंगे। तो यदि वैसे कुछ अनुमंडल की बात, वैसे कुछ ज़िला की बात करें तो जहाँ पे एक ही अनुमंडल है, तो पहला में बांका हो गया, उसके बाद दूसरा में जमुई भी उसी प्रकार से, वहाँ भी एक ही अनुमंडल है, उसके बाद अरवल भी है, फिर आपका जहानाबाद हो जाएगा, फिर किशनगंज है, लखीसराय है, शेखपुरा है और शिवहर है। तो इस प्रकार से 8 ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है। तो इन 8 ज़िला में जो शैक्षणिक अनुमंडल है उसको अलग अलग विभाजित करके 2 या 5 अनुमंडल बनाया जाएगा, और पुनः जो सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें चल रही है उसमें संशोधन भी करने की बातें कही गई है। लेकिन कुछ हद तक जो संघ की, जो शिक्षक संघों की मांग है, उनका कहना है कि अधिक से अधिक आपका जो स्वयं का प्रखंड है, जिस प्रखंड में आपका गृह है, वहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं अस्थायी रूप से, उस प्रखंड को छोड़ करके अन्यत्र कहीं दे दिया जाए तो काफ़ी सुगमता होगी। अब कहाँ तक यह बातें साबित हो पाती है, कहाँ तक सही हो पाती है, तो आने वाले वक्त में हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। अंततः हम इस संबंध में कुछ बातें कर लें कि जो स्थानांतरण की नीतियाँ होनी चाहिए, निश्चित रूप से एक ऐसी नीति होनी चाहिए, एक अच्छे ढंग से, जो कि शिक्षकों के हक
में उपयुक्त हो, उनके लिए अच्छी फिट बैठे, तो काफ़ी अच्छी तरह से वे अपने कार्यों को सही रूप से निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग की जो सोच है, उनकी जो समझ है, उस अनुसार से हमें चलना ही होगा। वे किस प्रकार से इस बातों को सेटल करते हैं, किस प्रकार से इस बातों को फिक्स करते हैं, तो आने वाले समय में फिक्स होगा, निर्धारित होगा, और उस अनुसार से शिक्षकों को फिर कार्य करना होगा और अपने स्थानांतरण और जो पदस्थापन नीति है उसका फॉलो करना होगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के उपस्थित हुए थे कि जो पुरुष शिक्षक है उनके लिए किस प्रकार का शर्त रखा गया है और उस शर्त में क्या क्या सुधार होने की संभावनाएं बन रही है। तो इन बिंदुओं पे चर्चा किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।